नीचे आती है। तो समर्पिता माँ अब आवश्यकता नहीं है समर्पिता माँ आज यहाँ मौजूद हैं। उनके मुंह से अचानक मैं उनसे अपनी बातें कर रही थी सुबह करीब 11 बजे, तो उनके मुंह से अचानक निकल गया कि जब गंगा का मंत्रालय बना था ना, तो अशोक सिंघल जी कह रहे थे भगवान ने हमारी सुन ली। बस उससे मेरे को अचानक लगा कि मुझे आपसे बात करना है और मुझे एक वहापोह से निकलना था। तो मुझे लगा ये तो भगवान की वाणी है और इसलिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। मुझे जो कल ट्वीट हुए थे उन पर इतना बोल के ख़त्म करना है कि उसमें एक एक अक्षर, एक एक शब्द सत्य है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी मेरा प्राकथन चलेगा, फिर जो आप सवाल करेंगे मैं उनके जवाब दे दूँगी। और मेरी इच्छा है, मैं कोशिश करूँगी, मतलब मेरा ही प्रयास होगा कि मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ प्राकथन, फिर आप सवाल करें। पहली बात यह है कि मुझे 2 लोगों का मेरे मन पर आध्यात्मिक भाव से, मैं लाखों संतों से मिली हूँ, लेकिन 2 लोगों का बहुत गहरा असर रहा। एक मेरे गुरु जिनसे मैंने सन्यास की दीक्षा ली थी 92 में अमरकंटक में, और दूसरे विद्यासागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज। मेरे गुरु जी से जब मेरी बात हुई थी सन्यास दीक्षा के समय पे अमरकंटक में, तो उन्होंने कहा था कि परिवार से संबंध रखना है। मेरे सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा था, लेकिन आसक्ति नहीं रखना है परिवार से, करुणा और दया रखनी है। और विद्यासागर महाराज से जब मैं आखिरी में मिली हूँ, इसके बाद उन्होंने देह त्याग दी, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अब तुम भारती नाम को सार्थक करो, सारे भारत को, विश्व को अपने अंदर समाविष्ट करो, और इसलिए सब चीज़ों से मुक्त होकर के निर्द्वंद भाव से राष्ट्र सेवा के कार्य में लगो। तो मुझे अचानक लगा कि मैंने शायद ये दोनों गुरुओं की आज्ञा में कहीं कमी ला दी, जिसमें कि मेरा परिवार तो कभी मेरे लिए बोझ नहीं बना या परेशानी का सबब नहीं बना, बल्कि मैं ही उनकी परेशानियों का सबब बनी हूँ। जो मैंने उसमें एक्सपेक्ट लिखा है, वो बहुत योग्य लोग थे। लूट और डकैती तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत शाही लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, साफ सुथरी ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, शानदार ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। और जो स्थितियों का सामना उनको करना पड़ा, जो डकैतियाँ पड़ी नहीं, जो लूटें हुई नहीं, जो चोरियाँ हुई नहीं, उनके भी आरोप झेलने पड़े। मेरे इंजीनियर भाई को VRS लेना पड़ा। एक भाई जो बड़े गांव में रहते हैं, अमृतलाल जी जो अभी हैं, अमृत सिंह जी, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और दूसरे भाई ने VRS ले लिया, खेती करते हैं, आनंद और शांति से रहते हैं, 77 साल के हैं। एक 13 साल बड़े हैं, एक 10 साल। स्वामी भाई साहब मेरे से 15 साल बड़े थे। और 2 भाई अब नहीं रहे, 2 भाई नहीं हैं और एक बहन नहीं है, लेकिन वो पूर्ववर्ती परिवार है और मैं उनको बदले में कुछ नहीं दे सकी, सिर्फ गर्व प्रदान किया है उनके परिवार में पैदा होने का गर्व, कि वो गर्व से कह सकते हैं कि उमा हमारी वंश की बेल है। इसके अलावा तो मैंने उनको सिर्फ कष्ट दिए, उनको सिर्फ कष्ट दिए। 2 बच्चे जो जिंदगी में आ गए थे, उनने भी मुझे आनंद दिया। 4 साल का बेटा और 9 साल की बेटी जब आए, तो ये 4 साल का था और वो 9 की थी। जो एक माँ बनने का सुख होता है, वो मैंने उनसे प्राप्त किया, उनको मैंने सिर्फ कष्ट दिए। इसलिए मैं उनके लिए बस कविता की 2 पंक्तियाँ अभी मैं सुन रही थी, उसमें एक शब्द बदल दिया मैंने, तो दुख की जगह पे नीर कर दूंगी। मैं नीर भरी जल की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं प्यार से भरी हुई एक बदली थी जो उन पर बरस रही थी। मैंने जो कुछ उन पर बरसा सकती थी वो बरसाया है, जल उनका सिंचन किया है, लेकिन उस समय पे गर्जन तर्जन मेघ बिजली कड़कना वो भी उनने झेला है। और अब जब वो 20 का हुआ, वो 25 की हुई, तो मैंने अपने बहुत स्नेहशील भाई के परिवार को सौंप दिया कि इनके भविष्य का गठन अब आगे का आपको करना है। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि जो मैंने गुरु जी की आज्ञा का ध्यान नहीं रखा कि करुणा और दया रखना, आसक्ति मत रखना। मुझे बच्चों से आसक्ति थी बहुत, दोनों से। और दूसरी बात जो विद्यासागर महाराज ने कहा था कि अरे अब तुम भारतीय बनो सिर्फ, और पूरे भारत को अपने अंदर समा के चलो। और ये भी कहा कि बुआ, मौसी, चाची, ताई, मामी नाम से तुमको संबोधित नहीं होना। बोलो क्या नाम सुनना चाहती हो? उन्होंने मेरे को कहा क्या सुनना चाहती हो, तुम्हें किस संबोधन से संबोधित किया जाए, आज तय हो जाए। महाराज ने कहा मुझे बीना सागर जिले में एक जगह, और बीना है शायद उसका नाम, नहीं रहली में थे शायद महाराज, तो वहाँ कहा बहुत अस्वस्थ भी हो चुके थे, देहावसान से कुछ समय पहले की ही बात है।
तो मुनिजन बैठे थे दोनों तरफ। वो मुनिजन मुझे बहुत अपार स्नेह से छलक रहे थे मेरे प्रति। छोटे छोटे बच्चे मुनि जो हो चुके थे, युवा पढ़े लिखे IITN और बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो संन्यास ले चुके थे, साधक हो चुके थे। मैंने कहा जो मुनिजन तय कर देंगे आज से मैं वो कहलाऊंगी। तो महाराज ने कहा बताओ तुम लोग। तो बोले दीदी माँ। ये दीदी माँ है, दीदी भी और माँ भी है। मैं दीदी माँ ही मुझे रहना है, इसलिए मुझे कोई बुआ मौसी नहीं बोल पाएगा। चाची मामी तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं करी, संन्यास ले लिया, बुआ मौसी नहीं बोल पाएंगे। इसके साथ परिवार की बात पर मैं खत्म करूंगी। आप कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगी। अब मैं दूसरी बात पर आऊंगी। और भोपाल का स्वच्छता में हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का और उनकी नगर निगमों में जो भी रहे हैं उन नेताओं का और कर्मचारियों का और अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि वो हमारे देश का मान बढ़ा रहे हैं स्वच्छता के क्षेत्र में। पहलगाम के मामले में जो शौर्य और संयम का प्रदर्शन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसका भी मैं अभिनंदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत की सेनाओं का और हमारी कैबिनेट का, जो समय समय पर डिसीजन लिए गए। ये बहुत गौरवशाली बात रही मेरे अपने जीवन में। आज मैं इसलिए लिख के लाई कि मैं कुछ चूक ना जाऊं अपनी बात कहने में, क्योंकि मैं लगभग खत्म करने पे आ रही। मेरे अपने जीवन में गंगा का आना बहुत बड़ी बात थी। मैंने जो किया, मुझे शर्म आती है कि हमें आत्मस्तुति और पर निंदा करनी पड़ती है। नेताओं का दुर्भाग्य है कि उन्हें स्वयं की स्तुति करनी पड़ती है और पराये की निंदा करनी पड़ती है। और मैं इससे बचने की कोशिश भी करती हूँ कि आत्मस्तुति और पर निंदा ना हो, लेकिन वो होती है। अब मुझे मुंह से ही बोलना पड़ेगा। कर्नाटक का तिरंगा आंदोलन हुआ, उसके पहले वहाँ 4 सीटें थी और 6 महीने बाद चुनाव हुए तो 40 विधानसभा सीटें हो गई। असम में घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन हुआ, हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। वो किसके समय पे हुआ? मैं ही तो युवा मोर्चा अध्यक्ष थी उस समय पे, जब मानव दीवार बनी थी। बंगाल की जन्मभूमि पर जब वामपंथियों से लड़ाई हो रही थी, हम और ममता मिलकर लड़ रहे थे, तो कौन था वहाँ पर? मेरे को ही तो भेजा गया था। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पे गांव गांव में कौन पहुंच रहा था? मुझे ही तो पार्टी ने आगे किया था। यहाँ मध्य प्रदेश में इसके पहले का हर चुनाव मिल के होता था, समन्वय के साथ। पहली बार सिंगल पार्टी ने अपने आप चुनाव लड़ा और एक ऐसी भूमि मुझे दी जो पूरी तरह से खेती के योग नहीं बची वाली स्थिति थी। लाखों कार्यकर्ता साथ में जुटे, जनता साथ में जुटी और अंत में जो परिणाम आए वो आज तक चल रहे हैं। इस बीच में मंत्री भी बनी, अटल जी के साथ 6 साल मंत्री रही। वो किए गए काम मैं बताऊं, लोग पार्टी क्यों नहीं याद कर पाती है, क्योंकि मुझे 5.5 साल जो बाहर निकाला तो स्लेट साफ करने की कोशिश हुई। जैसे भीमबेटका ये वर्ल्ड हेरिटेज में कौन किया था, आप याद तो करिए। वो समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल सेंटर यहाँ कौन लाया था, वो समय याद करिए। नर्मदा का पानी कौन लाया था? स्वर्णम चतुर्भुज योजना को मध्य प्रदेश के बीच में से कौन निकाल के ले गया था? वो सारे के सारे समय याद तो करिए। इंदिरा सागर बांध किसके समय पे कमीशन हुआ था? केन बेतवा किसके समय पे पहले शुरू हुई और किसके समय पे वो कमीशन होने की ओर आई? वो समय तो आप याद करिए। इसलिए मैं आप पार्टी का वो आंदोलन याद करिए जिससे पार्टी बनी हो, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं मौजूद थी, ये आपको अपने आप याद आ जाएगा। 2 सीटों से पार्टी ने जो आज तक की यात्रा की है, उसमें हमारी अभिलाषा का परिणाम है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी उनको बहुमत मिला। मेरे को जब पार्टी में लेने की बात आई थी, अब मैं खत्म करने वाली हूँ, तो उस समय पर मैं तो एनडीए में आने का आग्रह कर रही थी। मैं नहीं आना चाहती थी बीजेपी में, क्योंकि मेरा कहना था कि इन 5.5 सालों में जो हो गया है ये मिटेगा नहीं, मुश्किल से मिटेगा। तो हम अलग रहें और साथ रहें। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे व्यक्ति थे, अब वो हैं नहीं, अशोक जी सिंघल, कि वो जो कह देते थे वो बिल्कुल मेरे लिए तो उनका वेद वाक्य होता था, नहीं बीजेपी में ही आना। तो जो कठिनाइयाँ नितिन गडकरी जी को आई घोषणा करने के बाद, वो तो नितिन ही बताएंगे। मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी ताकत रखती हूँ। विरोध से अपनी ताकत का भी अंदाज होता है कि अपना आपका इतना विरोध हो रहा है, यानी आप ताकत रखते हैं, डर लग रहा है लोगों को मेरे आने से। तो उस समय पर नितिन गडकरी जी को हौसला बढ़ाने वाले तो मोदी जी ही थे, अमित शाह जी थे। इसलिए ये सोचना कि मोदी जी अमित शाह जी मुझसे नाराज रहते, ये सब झूठ है, बेबुनियाद है, दुष्प्रचार है। हकीकत ये है कि मैंने स्वयं को कुछ समय के लिए अलग किया।
उसका कारण गंगा थी, इसके कारण अलग किया। और अमित शाह जी से जो मेरी बात हुई मेरे और अमित शाह के बीच में है, और वो स्पष्ट बात हुई है कि गंगा से संबंधित जिम्मेवारी संगठन में मिलेगी तो करूंगी, गंगा से संबंधित जिम्मेवारी सरकार में होगी तो करूंगी, अन्यथा मैं आपके लिए पूरे समय सहयोग मांगूंगी, एक वोट मांगने की भी क्षमता रखती होंगी, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश में हमारी सरकार है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार निरंतर बन रही है। मोदी जी मेरे नेता हैं, भारत मेरा देश है और भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी, इससे अलग मुझे कोई नहीं कर सकता। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसके अंदर हूँ, वो मेरे अंदर है। तो जो भी ये कहेगा वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, वो अज्ञानतापूर्ण बात कर रहा है, वो बेबुनियाद बात कर रहा है। जैसे जल और तरंग अलग नहीं होते, मैं और भारतीय जनता पार्टी कभी अलग नहीं हो सकते। जब मुझे अलग किया गया तो जो जल धारा थी मेरी अलग से, निर्मल गंगा की धारा, वो भी इसी आदर्श पर चल रही थी। मुझे वापस लाया गया तो हम फिर उसी आदर्श पर चल पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज इसके लिए यहाँ पर जिस काम के लिए मैंने आपसे बात करने के लिए मुझे तुमसे ध्यान आया कि आज आप घर के लोग, मेरे को बड़ी दिक्कत है, मैं पढ़ना और बोलना एक साथ नहीं कर पाती हूँ। आपने जो मुहिम शुरू किया था वो बंद हो गया, आते बंद हुए, लेकिन अब तो ओपन बार है मैम, कहीं भी लोग शराब पी सकते हैं। शराबबंदी आपने ज्वाइन किया था, तो आपने कहा था मैं एनडीए का हिस्सा बनना चाहती हूँ बीजेपी का, तो बीजेपी से आपका मोह नहीं था क्या? नहीं, बात मैंने आपको बताया था, कारण बताया था, क्या कारण था वो बता दिया ना, उसको रिपीट मत करो। मैं अभी इस पे आती हूँ। गौ गंगा और शराबबंदी ये मेरे निजी विश्वास के अभियान है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप मत करिए, इसलिए कभी कभी ऐसी बात आवे ना कि ये कभी छोड़ देती है, कभी बढ़ जाती है। नहीं, मैं अपनी आस्था स्वभाव से करती हूँ। मैं किसी संस्था का सदस्य नहीं बनती इस मामले में कि आप चलाइए, निरंतर चलाइए, चलाते रहिए। मैं तो हर एक को बोलती हूँ आप चलाते रहिए। और इसलिए आपने देखा होगा मैं किसी एनजीओ उसको तो प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाती कि विचारों की गति मेरी वजह से रेगुलेट ना हो जाए, कम ज़्यादा ना हो जाए। मैं मानती हूँ कि मोहन जी को शराबबंदी की जो नीति हमने बनाई शिवराज जी के समय पर, उसको ठीक से रिफाइन तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने लगभग कितने शहर में बैन किया, शहरी शहरों में 17 धार्मिक शहरों में प्रतिबंधन करके आगे बढ़ा दिया ठीक से। अब वो सड़क पर भी उस मामले को ले आवे, लेकिन इसके लिए तो उनका अभिनंदन होना चाहिए कि उनका प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ इसको और बेहतर तरीके से पेश करने का हुआ है। गंगा के अभियान में मुझे जो सहयोग चाहिए अंदर अंदर से संगठन से मुझे मिलता है, कोई कमी नहीं है। और समर्पिता माँ अगर मेरे बगल में बैठी हैं मुझे कोई चिंता भी नहीं रहती। गऊ के अभियान में मोहन बहुत रुचि ले रहे हैं, शिवराज जी भी रुचि लेते थे। बस मैंने उनको यही कहा कि ज़्यादा गौशालाएं खुलवाने की जगह पर आप किसानों को गौ रक्षा, गौ के पालन के लिए प्रोत्साहन करने की योजनाओं को लाओ, और जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है उसमें पूरी तरह से साथ रहूँगी। यहाँ नगर निगम में एक दिन जरूर ऐसी बात हो गई कि एक दो लोगों ने गाय रख दी घर में, तो बोले गाय हटाओ, तो हमने कहा पहले कुत्ते हटाओ। तुम कुत्ता हटा नहीं पा रहे और गाय हटाने में लग गए हो। मैंने कहा नहीं, एक साथ फिर सब हटेंगे, एक भी कुत्ता नहीं दिखना चाहिए फिर शहर के अंदर। तो कई जब कुत्तन के लाने तो कोर्ट में हैं, तो हम भी गाय के लिए खड़े हैं, जनता के कोर्ट में खड़े हैं। आप ऐसा करिए, मैंने कहा कि हर जगह पे जहाँ सरकारी जमीन खाली पड़ी हो उसको मतलब छेद लीजिए फेंसिंग करके, उसमें कुत्ते रख दीजिए, और वो जब मन हो जाए और जो खिलाने वाले लोग हैं उनको खिला दें, तो मोहल्ले के लोग शांति से रहें। गायों के लिए भी ऐसे बाड़े कर दीजिए। अब वो आसरा है, वो बहुत परेशानी में, और जमीन दे दीजिए उनको। तो बात नहीं चल रही है, मैं काम कर रही हूँ उनके साथ इन चीज़ों के। हाँ नहीं, उनके लिए जगह बनाई जा सकती है, बहुत जगह सरकारी जमीन इतनी बड़ी भैया मैं तेरे को बताऊँ तो बड़े आराम से थोड़ा छेद दिए, वहाँ सब चारा हम पीड़ित लग रहे हैं क्या कहीं से? हम तो पीड़ा देते हैं और ऐसा टोचा मारते हैं कि आदमी 2-3 दिन सोता नहीं है, नींद नहीं आती। शराबबंदी की बात की थी, शराबबंदी। हाँ, पीछे से सवाल राकेश, अरे हाँ यस। डबल इंजन की सरकार, हाँ डबल इंजन की सरकार है, अपेक्षा किससे है, किसको सलाह दे रही, क्या है? गैरों पे करम, अपनों पे सितम, आखिर क्यों? और अब उमा जी के पास विकल्प क्या है? परिवार से दूर, वैचारिक परिवार के लिए कुछ सोचा? ये तो कविता बोलने लगे पहले क्या था, अपनों से सितम, गैरों पे कह रहे हैं कि दोनों जगह तो बीजेपी की ही सरकार है, अपने ही लोग हैं। अच्छा, तो अच्छा आनंद का विषय है ना। मोहन और मोदी जी की सरकार
बहुत अच्छा काम करे। मोहन बहुत अच्छे एग्रीमेंट कर रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, वो ज़मीनी हकीकत में बदल जाएं। मोहन अभी किसी भी तरह से स्टेक पे नहीं है, हम स्टेक पे थे, क्योंकि मैं आकांक्षाओं से नेता बनाई गई थी, अपनी ताकत से नहीं बनी थी, जन आकांक्षाओं से। तो मेरे ऊपर जन आकांक्षाओं का बहुत बड़ा बोझ था। शिवराज जी के साथ तो सहानुभूति बहुत थी कि हाय बेचारे को उमा भारती का मुकाबला करना है, तो इसको अरे आगे बढ़ाओ, बचाओ बचाओ, वो तो बचाओ बचाओ की गुहार लगी हुई थी वहाँ पे। और मोहन जी को आसानी से एक पढ़ा लिखा योग्य अनुभवी व्यक्ति और एक महती जिम्मेवारी मिल गई जिसके वो पूरी तरह से काबिल हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि शराबबंदी ठीक से लागू कर लें मध्य प्रदेश में, गौ पालन के लिए किसान ठीक से तैयार हो जाए मध्य प्रदेश में, और जो सबसे बड़ी समस्या है देश में और मध्य प्रदेश में और पूरे देश में वो है भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक शुचिता का बर्ताव करवाया है जनप्रतिनिधियों से, लेकिन अभी राजनीतिक शुचिता का बर्ताव ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, पुलिस और प्रशासन में नहीं है। मेरी बहुत इच्छा है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे देश की सरकार और योगी की भी सरकार, मैं आपको याद दिलाऊं, योगी जी के चुनाव के समय पर जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश का, वो तो मैं कभी मेहनत अपनी भूलती नहीं हूँ। 70 की तैयारी के लिए, 2017 की तैयारी के लिए जो मुझे दौड़ाया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें 3 ही तो चेहरे थे, उमा भारती, राजनाथ सिंह व केशव मौर्य। लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो मैं इतनी खुश हुई थी कि लोग कह रहे थे इतनी खुश क्यों दिख रही थी। मैंने कहा क्योंकि मुझसे बेहतर है, क्योंकि मेरा EQ कमजोर है, मेरा जो भावनाओं का क्वेश्चन है वो कमजोर है, वही आदमी भावनात्मक दृष्टि से भी मजबूत है। तो मैं बोलती थी मेरा बेहतर स्वरूप है, बेहतर स्वरूप है, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ की ज्वाला से निकल करके एक व्यक्ति बना है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन मैं उनको भी कहूँगी कि राजनीतिक शुचिता आप पूरे ले आए, क्योंकि आप स्वयं गंगा के समान निर्मल हैं और आपने कोशिश की कि विधायक, सांसद और मंत्रियों में भी वो रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और प्रशासन में भी वो शुचिता नीचे तक लानी बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में भी वो लानी बहुत जरूरी है और पूरे देश में भी वो लानी बहुत जरूरी है। बाकी मेरी तो इच्छा है कि ये हमारी जो सरकारें हैं वो और फैलें और राज्यों में भी हमारी सरकारें बने और मोदी का तो अखंड और अमर राज्य रहे। आपने शराबबंदी के खिलाफ अभियान भागवत जी ने कहा है, वेरी ओरिजिनल क्वेश्चन, इसलिए 75 वाला हो जाए। क्या कहा? 75 वर्ष में रिटायर हो जाना चाहिए राजनेताओं को। मैं माननीय सरसंघचालक जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, पहली बात में, लेकिन मैं आगे में बोलूँगी इसको। माननीय सरसंघचालक जी का जो बयान होता है, क्योंकि मैं संघ की परंपरागत संगठन की सदस्य नहीं हूँ, ना राष्ट्र सेविका समिति की, हमारे यहाँ महिलाओं का संगठन अलग होता है, राष्ट्र सेविका समिति में तो उसकी भी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं उस विचारधारा की अनुयायी हूँ। वो विचारधारा मेरे अंदर पहले से थी शायद, और मुझे एक क्षेत्र मिला बीजेपी और संघ की जो स्वयंसेवक थे उनकी छत्र छाया, तो उससे वो मेरी ताकत बढ़ गई थी, 1000 गुना हो गई। मैं उनकी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नेता, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और भी कुछ हो सकते हैं, आर्टिस्ट, कलाकार, जो चित्रकार, कविता, कवि, ये कभी रिटायर नहीं हो सकते। इनको जनसेवा करनी ही है जब जरूरत पड़ेगी, गुरु को ज्ञान देना ही है, डॉक्टर को नब्ज पकड़नी ही है, नेता को अर्थी पर भी अगर कोई गुहार लगाए तो जिंदा उठ के आना, कोई रक्षा के लिए गुहार लगाए उसको जिंदा उठ करके आना। लेकिन माननीय सरसंघचालक जी ने जो कहा उसको मेरी टिप्पणी में बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और ये रिटायरमेंट लेने की जो बात होती है, इसका मतलब कुछ और होगा जिस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। 1 मिनट, वो होगा टेक्निकली कुर्सी से, लेकिन ज्ञान से रिटायरमेंट के लिए थोड़ी कोई कह रहा है। मेरे ख्याल से मैं उनका तो बोल नहीं रही हूँ। ज्ञान जो शिक्षक का है, ज्ञान जो डॉक्टर का है, ज्ञान जो वकील का है, ज्ञान जो पत्रकार का है, ज्ञान जो लेखक का है, ज्ञान जो गीतकार का है, संगीतकार का है, ज्ञान जो शक्ति नेता की है, समर्पण और निष्ठा। उस जैसे माँ है, माँ 80 की भी हो जाएगी तो प्यार करेगी ना आपको, ये थोड़ी कहेगी मैं रिटायर होगी, मैं रोटी नहीं दूंगी। आपके मत में रिटायर होना चाहिए। आपने बिजली का एक अभियान शुरू किया है, दूसरा गौ माताओं को बचाने के लिए अनुदान भी बढ़ाया है, क्योंकि मोहन जी की सरकार अभी नई बनी है, तो आप क्या कहेंगे कि उनका जो काम है? मैं मोहन का बहुत अभिनंदन करूंगी। उनने वो मैं देखो मूल कहा मोहन गौ सेवक है, और इसलिए नहीं कि वो यादव है। मैं मोहन जी को बहुत समय से जानती हूँ, बहुत शिक्षित और संस्कारी परिवार के व्यक्ति हैं वो। मैं तो महाकाल का प्रसाद मानती हूँ मोहन को, और इतने पढ़े लिखे, योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं, और इसलिए गाय की सेवा में वो बहुत निस्वार्थ और निष्काम भाव से ही लगेंगे। ये भी मुझे पता है, मैं उनका सहयोग करूंगी इसमें पूरा।
लेकिन मुझे आप लोगों से ये कहना है कि इन कामों में जो सामाजिक अभियान चाहिए, जो सामाजिक जागरूकता चाहिए, वो गायब नहीं होनी चाहिए। उसमें आप लोग मेरा साथ दीजिए और आप लोग भी अपनी तरफ से उसके लिए लगिए कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता कैसे आवे। अब जिले में एक गौशाला हो और उसमें सारी घायल गायों का इलाज हो, सारा खर्च एक जगह पर कर दीजिए, मैंने मोहन जी को कहा है। तो अब वहाँ एम्बुलेंसेस भी रखिए ताकि वो उठा के ला सकें घायल जानवरों को। और बाकी आप गौ पालन के लिए किसानों को बढ़ावा कैसे दें, उसका चार्टर हम अक्टूबर में तैयार करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। गंगा के विषय में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन स्पीड इतनी कम है कि वो जितनी निर्मल हो रही उतनी मैली होती जा रही है। तो इसलिए मैंने कई बार कहा, मुझे विश्वास है कि मोदी जी कर लेंगे। राम मंदिर का काम हो गया, 370 हटने का काम हो गया, अब गंगा और गौ का काम रह गया। मुझे यकीन है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो कर देगी। आप माँ से भी तो कुछ पूछो ना। आपने बोला 15 से 20 साल अभी आपको राजनीति करना है। अच्छा हाँ, हम गौ को बता देंगे पैसन वाली बात। मैं अपील करूंगी आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की सामाजिक संस्थाओं से कि गौ के नाम पर व्यवसाय मत करिएगा। गाय की सेवा अगर करनी है तो सिर्फ मोहन सरकार इतना आपको रिलीफ दे रही है तो आपको सिर्फ सेवा करनी है, आपको वहाँ से मेवा नहीं खानी, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ लगाना है, अपनी जेब से लगाना है। मोहन सरकार जो दे उसको लीजिए, उसमें अपना मिलाइए और मिला के यज्ञ करिए। यज्ञ की आहुति में कई प्रकार की सामग्री होती है। गौ मांस का निर्यात हो रहा है।